नमस्कार, स्वागत है आपका लाउड इंडिया टेलीविजन पर। लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम लाउड टॉक। आज पॉलिटिकल यूअर्स अशोक वानखेड़े नहीं होगा, क्योंकि मैंने कल ही कहा था कि मैं कल एक शो करूंगा और उस शो में मैं बताऊंगा कि मुंबई पुलिस का करप्शन क्या होता है। वर्तमान में जो सरकार को घेरने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है, और ये तीन पार्टियों की सरकार जो बचने का काम कर रही है, ये सारा फोकस राजनीतिक है। और जिन जिनके नाम लिए जा रहे हैं, ये अपने स्वार्थ के लिए लड़ रहे हैं, नाम महाराष्ट्र के जनता का कर रहे हैं। लेकिन जो आज करप्शन के चार्जेस लग रहे हैं, जो आज ये कह रहे हैं कि ये सरकार एक्सटॉर्शन की सरकार है, जो ये कह रहे हैं ये सरकार वसूली सरकार है, जो ये कह रहे हैं कि गृह मंत्री जब 100 करोड़ रुपए मांगता है तो ये शर्म आती है, उन तमाम लोगों को भी शर्म आनी चाहिए, क्योंकि वो भी सत्ता में थे। और ये मैं सिर्फ मेरी कमेंट नहीं कर रहा हूं, ये मेरा विश्लेषण नहीं है। आज मैं आपके सामने मुंबई पुलिस का ऐसा एक ईमानदार चेहरा लेके आया हूं। 13 मार्च 1985 को जिसने मुंबई पुलिस ज्वाइन की, एक ईमानदार व्यक्ति जिसके खून में ईमानदारी है, जिसके पिता ने उनको, जिसके माता ने उनको ईमानदारी सिखाई, वो आज भी 1.5 साल बाद, शायद 22 महीने बाद रिटायरमेंट हो जाएंगे। लेकिन आज के मेरे हीरो आज भी संघर्ष कर रहे हैं, और उनका संघर्ष 1985 ज्वाइन करने के बाद 1986 से शुरू हुआ, और वो लगातार संघर्ष कर रहे हैं। उनकी जुबानी सुनिए क्या होता है करप्शन, उनकी जुबानी सुनिए क्या है मुंबई पुलिस, उनकी जुबानी सुनिए क्या है चीजें। और ये आज सरकारी सेवा में होते हुए भी यहां आ पाए, क्योंकि उच्च न्यायालय ने कहा है कि जो आज के मेरे हीरो है, इन्होंने जो डॉक्यूमेंटेशन दिया है, और उच्च न्यायालय ने कहा है कि ये करप्शन है, और आइंदा भी इनको करप्शन उजागर करने का अधिकार है। ये एक शील्ड है हाईकोर्ट की। इसलिए आज ये मेरे हीरो, अभी भगत सिंह की लिए हमने बहुत दुआएं की 2 दिन पहले, शहीदों के ऊपर आंसू बहाते हैं, लेकिन क्या वो ईमानदारी, वो शहादत हमारे खून में है? आज मैं ऐसा एक शख्स आपके सामने पेश कर रहा हूं, सुनील टोके। मेन कंट्रोल रूम में क्राफर्ड मार्केट में जो है पुलिस का, वहां पे सहायक पुलिस उप निरीक्षक है। टोके साहब, आज आपका लाउड इंडिया में स्वागत है। धन्यवाद सर। सुनील जी, मुझे एक बताइए, आपने 1985 में पुलिस फोर्स ज्वाइन किया। जब आप ज्वाइन कर रहे थे तो आपको कोई अपेक्षा थी, कोई कल्पना थी कि जहां आप ज्वाइन कर रहे हो वो एक भ्रष्टाचार की दलदल है? नहीं सर, अभी उस टाइम तो ऐसा कुछ मालूमात नहीं था। कुछ तो जुनून था, राष्ट्र सेवा करना है, देश सेवा करना है। मगर जब ये पानी में मैंने जब कूदी मारी तो इसमें कैसा तैरना है वो आज तक मेरे दिमाग के बाहर की सब समस्या है। बहुत ही तकलीफ में ये सब है। सुनील जी, सबसे पहले भ्रष्टाचार की मुलाकात आपसे कब हुई? 1986 में मैं जब वर्ली पुलिस स्टेशन में था, तब दारू कांड हुआ था। गांव की दारू से कुछ 250 लोग गुजर गए थे, देसी दारू से। बराबर। यस यस सर। उस टाइम मैंने आला अधिकारियों को बहुत बार बताया था। एक्चुअली ये सब वाकया होने से पहले ही मैं बताता था, साहब ये कुछ इसके ऊपर कंट्रोल करो, मगर नहीं किया। और उस टाइम तो मैं बहुत ही नया था, कोर्ट कचहरी वगैरह, या तो उस टाइम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, आवाज उठाने की जगह कुछ नहीं थे। और भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाओ तो या तो साइड पोस्टिंग दी जाएगी। साइड पोस्टिंग का मुझे कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि मुझे पैसा ही नहीं कमाना था, तो साइड पोस्टिंग का कोई मुझे मेरे दिमाग में ख्याल भी नहीं आता था। सुनील जी, आपने बहुत बड़ी बात कह दी है। 250 लोगों की मृत्यु, और ये मृत्यु दरवाजे पे दस्तक दे रही है, ये लगातार आप बता रहे थे जी। और उसके बाद भी अनसुनी की, क्यों अनसुनी की होगी? सर ऐसा था कि हर जगह, वहां से हर जगह से हर दिन का पैसा अलग, हर हफ्ते का पैसा अलग, हर महीने का पैसा अलग, और एक टोटल हिसाब पुलिस कांस्टेबल से लेके
डीसीपी साहब के दरवाजे तक जाता था। अच्छा, तो कितना आवाज उठाएगा सुनील टोके एक बार। तो तब आपने कोई राइटिंग में कंप्लेंट की थी? राइटिंग में कंप्लेंट की थी, मगर उसके बाद बदली। कहां कहां भेजा गया आप? मुझे हेडक्वार्टर में भेजा दिया, जाओ हेडक्वार्टर में बैठ जाओ। किसकी सरकार थी तब? कांग्रेस, राष्ट्रवादी और अलग अलग, अब 85 में तो उनका ही राज चलता था। मैं तो कोई राजनीति करने के लिए ये सब कर नहीं रहा हूं। नहीं नहीं, मैं आम ये नहीं कह आदमी। रहा था। मैं सुनील जी, मैं आपको राजनीति इसलिए पूछ रहा हूँ, मुख्यमंत्री कौन थे इसलिए पूछ रहा हूँ, क्योंकि अभी इतना अभी तो। अभी जो 100 करोड़ का आरोप लग रहा है, तो जी मैं जी। बताना चाहता हूं कि हमारे महाराष्ट्र में कांग्रेस भी सत्ता में थी, यस एनसीपी सर। कांग्रेस भी सत्ता में थी, यस। बीजेपी शिवसेना भी सत्ता में थी, यस सर। बीजेपी बीजेपी एनसीपी भी सत्ता में रही 10 दिन के लिए, जब वो वॉइस जी। वोट से समर्थन किया। फिर यस। एनसीपी कांग्रेस भी सत्ता में रही। फिर सेना बीजेपी सेना कांग्रेस और एनसीपी भी सत्ता में है। तो हमारे यहाँ सारे समीकरण सत्ता में लोगों ने बिठाए हैं। और जी ये 1986 का 250 लोगों की मृत्यु की बात यदि आप कहते हैं, तो आज मुझे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उस समय आपने सही कहा कि शायद आवाज उठाने के लिए प्लेटफॉर्म नहीं था। आज आपके पास प्लेटफॉर्म है। लेकिन मैं दूसरी बात कहता हूं, सबसे पहले जो 2014 से आप बहुत ज्यादा लाइमलाइट में आ गए। जी। मुझे लगता है 100 से ज्यादा कंप्लेंट्स आपने की है, जो आपके डीजी साहब से लेके, सीनियर अथॉरिटी से लेके, मुख्यमंत्री से लेके, प्रधानमंत्री से लेके, राष्ट्रपति से लेके हाईकोर्ट तक की है। तो क्या आप मुझे बताएंगे उसके बाद सबसे बड़ा कौन सा ऐसा इनकाउंटर लगा? कभी आपको पैसा मांगा गया आपके ट्रांसफर के लिए या पोस्टिंग के लिए? यस सर। मैं 2013 में जब ट्रैफिक में मेरी बदली हुई, तो हेडक्वार्टर मैंने रिक्वेस्ट की थी, मुझे किडनी का प्रॉब्लम है, डायबिटीज है, हाइपर, मैं आज भी 3 टाइम इंसुलिन लेता हूँ। मैंने रिक्वेस्ट हाथ जोड़ के की थी उस टाइम कि जो भी हमारे आला अधिकारी थे, जॉइंट सीपी साहब थे, एडिशनल सीपी साहब थे, डीसीपी साहब थे, एसीपी साहब, प्रॉपर चैनल मैंने सबके आगे जाके हाथ जोड़ा था। तो इसका रवैया मुझे इतना भुगतना पड़ा कि मुझे गाली गलौज करने करने पे मजबूर हो गए थे। वो इतनी गाली देते थे वो लोग। अभी नाम लेना चाहूं तो मैं सबका और मुझे अभी आपके माध्यम से नाम लेना जरूरी है, ऐसा मुझे लग रहा है। बिल्कुल करिए, ये लाउड इंडिया टीवी है। या नाम लेने से परहेज नहीं है। हम नाम लेके बात करते हैं, डंके की चोट पे बात करते हैं। और मैं आपके साथ आज इस टीवी पे हूं। आज मैं अपने वाद को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। आज मुझे पहली बार लग रहा है कि एक पत्रकार होने की सार्थकता आज मेरे में है, क्योंकि मैं ऐसे एक विसल ब्लोअर जिसको हम कहते हैं, ऐसे एक भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने वाले हीरो के साथ मैं साक्षात्कार कर रहा हूं। ये मेरा सौभाग्य है। आप नाम लीजिए, हम आपके साथ हैं। सर, जब मैंने ट्रैफिक डिपार्टमेंट ज्वाइन किया तो मुझे पहले वर्ली में रखा था। तो मैंने रिक्वेस्ट किया था उस टाइम के जो जॉइंट सीपी साहब थे, फंसालकर जी साहब, हाँ, उनके बाद फंसालकर। हाँ। फंसालकर जी का, उनके बाद आने वाले हर जॉइंट सीपी के पास मैंने मेरी गुहार लगाई थी। उस टाइम उन्होंने, फंसालकर साहब ने मुझे इनके पास भेजा था, प्रताप दिगावकर। ओके। उन्होंने भी मुझे उन्होंने क्या? उन्होंने तो मुझे गाली गलौज करके बाहर भेजा था। अच्छा। उसके बाद कैसर खलीद साहब, हम्म। उन्होंने वही रवैया अपनाया। उसके बाद मिलिंद बारंबे साहब आए। मिलिंद बारंबे साहब ने तो, सर मैं बीमार था, मुझे 2 महीना पगार नहीं मिला था, मैंने पूरा डॉक्यूमेंट देने के बाद भी मुझे दिवाली में पगार नहीं मिला। मिस्टर मिलिंद बारंबे, जो अभी क्राइम के सर्वे सर्वा है, उनको मैंने फोन किया था कि सर मेरे को 1 महीने का पगार छोड़ो, मैंने सब किया है। वो बोले तू आत्महत्या कर सकता है, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। ये मिलिंद बारंबे साहब का सीडी मैंने सम्माननीय उच्च न्यायालय में भी दिया था। आप ये सोचो ये भ्रष्टाचार। जी जी, तो बोलिए ये सर। आपको पैसा मांगा किसी ने आपके पोस्टिंग के लिए? यस, पैसा मांगा था। कितना मांगा था तब? आप 40,000 रुपए, मैंने ये संबंधित उच्च न्यायालय में भी बोला है। हाँ। और वहां रेट था, एक्चुअली रेट था 40-50 हजार। और चलो, ये ऊपर ये, रेट सिस्टम क्या होती है? सर ये रेट सिस्टम ऐसी है कि अभी आप वरिष्ठ पत्रकार है। अब मैं ये बताना चाहता हूं कि जॉइंट सीपी साहब का पैसा जमा करने के लिए एक आदमी रहता है।
ओके। हर एक जगह नेक्सस है सर, हर एक जगह नेक्सस है। यहां तक का अच्छा बॉम्बे सिटी साहब का भी पैसा जाता है वसूली का, वो अलग की अच्छा बात है। तो उसके थ्रू, उसके चैनल थ्रू मुझे एक जन ने बताया था कि अरे टोके साहब तुम पत्थर पे सर मत पटको, कुछ मतलब नहीं है, आप 40-50 हजार के जुगाड़ करो, आपकी बदली वापस वर्ली में हो जाएगी। और मुझे वर्ली में इसलिए चाहिए था कि हेड क्वार्टर में मुझे रखो, जो कि मैं इंसुलिन का बाकी का मेरा जो है, और मुझे तो भ्रष्टाचार करने का नहीं था, मुझे वो पसंद भी नहीं है। मैंने अच्छे अच्छे पुलिस स्टेशन से, क्रीम पुलिस स्टेशन से 8-10 दिन के अंदर जैसा ही भ्रष्टाचार उजागर करता हूं, तुरंत मेरी बदली हेडक्वार्टर की बदली हो जाती है। कितनी बार बदलियां हुई आपकी सुनील जी? सर मेरी 15 बार बदली हुई। 15 बार। और इसी हाँ। इसी कंप्लेंट पे। अच्छा मुझे यस। बताइए, मुंबई में, मैं दर्शकों के लिए, क्योंकि पूरा देश नहीं पूरा विश्व देख रहा है इसको, जी सर। मुंबई में कौन से थाने हैं जिसको पैसे वाले थाने माने जाते हैं, ए जहां ग्रेड लोग में मरते आप, हैं? ए ग्रेड में सर एक पुलिस स्टेशन आता है डीबी मार्ग, यमारी। ओके। वहां का क्या रेट लापाना। है? वहां का सर क्या रेट वहां है? वहां का अभी कांस्टेबल के लिए लाख भर के आगे रहे। लाख के आगे कांस्टेबल के लिए? जी। और दूसरा उसके बाद कौन सा आता है? दूसरा सी ग्रेड में जितने भी आते हैं समझो, वर्ली है, एनएम जोशी है, बाकी उधर एक 50-60, 50-60। है। मतलब मुंबई में एक भी थाना ऐसा नहीं है जहां पोस्टिंग के लिए पैसा नहीं चलता? यस सर, ये डॉक्यूमेंट एविडेंस के साथ मैं बोल रहा हूं। अच्छा। ये सब वाकया मैंने 2017 में सन्माननीय माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सर जी को भी राइटिंग में भेजा है, और वही आरजी मैंने महाराष्ट्र के राज्यपाल साहब, हमारे बम्बई सीपी साहब, जॉइंट सीपी साहब, और दिल्ली के सम्माननीय जो सुप्रीम कोर्ट के जज साहब है, वहां तक राष्ट्रपति महोदय जी को, इवन पीएम साहब के ऑफिस से भी मुझे लेटर आया था कि आप जो क्या? काम कर रहे हैं उसकी इंक्वायरी हमने महाराष्ट्र राज्य के गृह विभाग को भेजी है, मगर फडणवीस सरकार, उस टाइम फडणवीस साहब की सरकार थी शिवसेना, और वो आज तक उसमें कोई कार्रवाई हुई नहीं। और ये मैं ये आपके चैनल चैनल में बहुत, बाकायदा सब भेज दूंगा, आप नहीं बोलिए नहीं, मेरे को, मुझे रिपोर्ट मैं भेज दूंगा। मुझे बहुत ताजुब लगता है। तो आपने सबूतों के बिना पे क्या क्या भेजा था फडणवीस साहब के पास? सब सबूत सबूत के साथ भेजा था सर, सबूत टोटल। आज भी, आज भी मैं तो अर्जी कर। तो आपने उसको फॉलो अप नहीं किया? चलो प्रधानमंत्री, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तो छोड़ दीजिए, लेकिन आरटी ये कभी कभी एक बार आपके सीपी के पास गए आप उसको कि साहब मैंने कंप्लेंट की, उसका क्या हुआ? सब कभी भी आरटीआई के जरिए, आरटीआई में जब जब मैं अर्जी करता हूं, तो भ्रष्टाचार जहां उजागर होता है, जहां पुलिस दल में भ्रष्टाचार होता है, आला अधिकारियों का नाम आ जाएगा, तो ऐसे आरटीआई को जवाब देते नहीं, और दिया तो भी आपको मालूम है लंबा प्रोसीजर है वो। हर बार सुनील टोके ने जनहित याचिका दाखिल करने के लिए उसकी आर्थिक, मानसिकता, आर्थिक परिस्थिति भी चाहिए, मानसिकता भी चाहिए, शारीरिक परिस्थिति भी मेरी उतनी, हर जगह। और हर बार जब भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाता हूं तो ट्रांसफर हो जाती है। ठीक है, मुझे ट्रांसफर का आज भी कोई डर नहीं सर। मैं 2014 में राइटिंग में राजीनामा दिया था गोरेगांव वाहतूक विभाग के सीनियर पीआई को। उसमें कुछ लिखा नहीं था, मैंने इतना ही लिखा था कि वाहतूक विभाग में जो भ्रष्टाचार चालू है वो मुझे तकलीफ देने वाला है, मेरी शारीरिक व्याधि को बढ़ा रहा है, तो मुझे पुलिस खाते में नौकरी करने का नहीं है, मेरा राजीनामा मंजूर करना चाहिए। ऐसा जब मैंने किया था। हेलो, तो आवाज हेलो आ हेलो, रहा है सुन सर? रहा हूँ। हाँ, हाँ। आवाज आ रही, तो बिल्कुल बोलिए। हाँ, तो हाँ जब 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 मैंने ऐसा राजीनामा के आरजी भेजा था, वो प्रॉपर चैनल, सीनियर साहब, एसीपी साहब, डीसीपी साहब, एडिशनल सीपी साहब, हाँ। इनके जरिए, हम्म, वो एक्चुअली कहाँ गया? सम्माननीय सीपी साहब के पास जाना चाहिए था। आरटीआई में हाँ। मेरे को आरटीआई में मेरे को हर बार यही जानकारी दी गई कि आपका राजीनामा यहां तक आया ही नहीं। अरे वाह। तो ये बात आपने ये भी कंप्लेंट आपने की आगे? कि 2014 से आज तक
मेरे ख्याल से बॉम्बे पुलिस में, महाराष्ट्र पुलिस के अंदर ऐसा कोई आदमी नहीं रहेगा कि सबसे ज्यादा प्रूफ के साथ भ्रष्टाचार के और मेरे ऊपर होना जो अन्याय हो रहे उसके खिलाफ मैंने अर्जी नहीं की। मुझे एक बात बताइए, देवेंद्र फडणवीस अभी बहुत बड़े समाज सेवी बनके और बहुत बड़े ईमानदार बनके लगातार लड़ रहे हैं इस सरकार से। वो लेटर लेके आए हैं शुक्ला मैडम का कि जिसमें ट्रांसफर पोस्टिंग के बारे में बताते हैं, लेकिन जब आपने भ्रष्टाचार के कागज इनके पास दिए तो उसके ऊपर उन्होंने कोई एक्शन नहीं ली। तो क्या कभी आपने उनके तरफ कोई इशारा किया, उनकी तरफ जाने का प्रयास किया, उनको बात करने का प्रयास किया, या उनसे किसी के थ्रू मैसेज देने का प्रयास किया? सर एक बात बताता हूं मैं आपको। हाँ बताइए। महाराष्ट्र के मंत्रालय में हाँ कांस्टेबल को बोलिए। अलाउड ही नहीं है, कांस्टेबल को अलाउड ही नहीं है। अच्छा, सिर्फ बिल्डर्स जा सकते? बिल्डर जा सकते हैं, बार वाले जा सकते हैं, आईपीएस अधिकारी जा सकते हैं बदली के लिए, क्रीम पोस्टिंग के लिए। दूसरी ये बात है कि फडणवीस साहब ने मुझे इतना तकलीफ दिया है, ये मैं लाइव मीडिया में भी बोला। उसके बाद सर, उसके बाद जो मुझे तकलीफ देना चालू किया है ये लोग ने, भ्रष्टाचारी ये लोग ने, कि मेरा जीना हराम करके रखा है ये लोग ने सर। और इसमें पहला नंबर कोई आता है तो देवेंद्र फडणवीस जी का आता है। ये जो देवेंद्र सुनील जी, एक मिनट, आप देवेंद्र फडणवीस पे आरोप लगा रहे हैं, हम आरोप आप लगा रहे हैं, इससे मैं नहीं डर रहा हूं, लेकिन आप ये कैसे कह रहे हैं कि देवेंद्र फडणवीस ही ऐसा कर रहे हैं? कुछ है आपके पास? सब है, आप बताइए, आपका लोकल प्राइवेट एड्रेस बताइए सर, पूरा सब आरजी के साथ, सीडीज के साथ सब मैं आपके पास दे दूंगा। अगर फडणवीस सरकार पीएम साहब का लेटर का अवमान करती है तो सुनील टोके हाईकोर्ट में जाएगा कि नहीं, ये बताओ सर आप। बहुत बड़ी बात कह दी सुनील जी आपने, बहुत बड़ी बात कह दी आपने। जिस नरेंद्र मोदी को भगवान मानती है बीजेपी, जिस नरेंद्र मोदी के ब्लू आइड बॉय कहलाते हैं हमारे देवेंद्र फडणवीस जी, जिस देवेंद्र फडणवीस को नरेंद्र मोदी जी अलग अलग राज्यों में भेजते हैं चुनाव जितवाने के लिए, फिर बिहार हो या फिर हैदराबाद का म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हो, वो फडणवीस जी यदि प्रधानमंत्री के कार्यालय से आया हुआ पत्र को सीरियसली नहीं लेते, या वो आपको ऐसा तो नहीं कि वहां से आए हुए पत्र पे उन्होंने इंक्वायरी की लेकिन आपको पता नहीं, ये भी हो सकता है सर। जो पीएम ऑफिस से जो भी लेटर आया है उसमें बाकायदा लिखा है कि जो भी इंक्वायरी का ये है अहवाल जो है वो मुझे बताना है राइटिंग में। कहाँ है मेरे पास? बहुत बड़ी बात कह दी आपने। चुनाव है 5 राज्यों के सुनील जी, और ये बात आप बता रहे हो कि भाजपा में अंदरूनी इतना खेल है। ये जो बार बार बंगाल में खेला होने की बात करते हैं, खेला तो यहां हो रहा है कि प्रधानमंत्री कार्यालय से आई हुई पत्र भी यदि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री तात्कालीन उसको कचरे के डब्बे में डालते हैं तो इससे ज्यादा करप्शन को बढ़ावा देने का काम शायद ही कोई कर रहा है। दूसरा एक सवाल मेरा सुनील जी सीधा आप पे, कि ये जो 100 करोड़ का कलेक्शन है, तो आपको लगता है कि ये 100 करोड़ है या 100 करोड़ से बड़ा आंकड़ा है? बहुत बड़ा रहेगा सर। कितना बड़ा रहेगा बताइए? देखो, मैं तो बहुत छोटे अहदे पे हूं, मगर 36 साल के सर्विस के अनुभव से बोल रहा हूं कि एक पे जितने जीरो जाएंगे वो मुझे पढ़ना नहीं आएगा, यहां तक जाएगा वो। मतलब आपका कहना है कि ये 100 करोड़ से 1000 करोड़ भी हो सकता है? हो सकता है। तो ये पैसा किसकी? पोस्टिंग एक तो ट्रांसफर का, एक तो ट्रांसफर का पैसा हो गया पोस्टिंग का। हाँ। और कहां से पैसा आप लेती है? मुंबई पुलिस कहां से पैसा उगाती? सर अभी रिसेंटली एक बताता हूं मैं, बॉम्बे के डांस बार सम्माननीय सुप्रीम कोर्ट, सम्माननीय हाई कोर्ट, इन्होंने जो गाइडलाइंस दिए हैं उसके मुताबिक जरा एक बार भी चलती नहीं है, एक सेकंड के लिए भी चलती नहीं है। मैंने खुद स्टिंग ऑपरेशन किया है बॉम्बे के हर बार का, यहां तक फंसालकर जी जो है थाने के सीपी साहब, उनके हेड ऑफिस के सामने के बार का सुबह 4 बजे तक बार चलता है और एक एक आदमी 5-5 लाख रुपए उड़ाता है। एक एक 1.5 घंटे का वीडियो मैंने खुद बनाया है, और ऐसे वीडियो मैंने अभी के जो गृह मंत्री है सम्माननीय अनिल जी देशमुख साहब, माननीय मुख्यमंत्री
उद्धव जी ठाकरे साहब, हाँ सन्माननीय सीपी साहब, विश्वास जी नागरे पाटिल साहब, हाँ। इनको व्हाट्सएप माध्यम से, राइटिंग में, सीडी में सब दिया है। फिर भी वही बार आज सुबह तक चलता है, हुक्का पार्लर के साथ। एक क्या का नहीं बात। दिया मैं, बहुत दिया है मैंने। तो उस आपको कोई धमकी वगैरह उसके बाद? आते रहता है साहब। अभी गाली गलौज तो देखो, माँ बहन आजकल तो छोटा बच्चा भी माँ बाप को गाली देता है, ये संस्कार है। अगर हाँ मंत्रालय में बैठे हुए हमने जिनको चुनाव जिता के दिया, उन्होंने खुर्ची हासिल की, अगर बराबर है। उनका ही रवैया ये है, हाँ तो फिर आम आदमी का क्या रवैया रहेगा सर? आप बताओ। तो ये जो वर्तमान कमिश्नर ऑफ पुलिस है जो अभी अभी ट्रांसफर हुआ है जिनका, वो जो सुप्रीम कोर्ट गए हैं कि 100 करोड़ इगोई करने के लिए बोला जाता है, तो क्या वो बहुत ईमानदार है? क्योंकि वो भी तो कमिश्नर रह चुके हैं आपके, आपने उनको भी तो व्हाट्सएप किया होगा। किया है, हाँ व्हाट्सएप किया है। आज के तारीख में साहब, मैं वापस बोल रहा हूं, महाराष्ट्र पुलिस के अंदर सब भ्रष्टाचारी नहीं है, बॉम्बे पुलिस के अंदर सब भ्रष्टाचारी नहीं, मगर जो भी कुछ है वो मंत्रालय, मंत्री महोदय, आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर के बगल बच्चे हैं। और इनके वजह से पुलिस दल गुनेगारी जगत का जो बादशाह बनना चाहते हैं ना, कोई भी रहने दो, वाजे साहब रहने दो, और कोई, आपको भी मालूम है क्या क्या होता है। इंक्वायरी लगाई जाती है, तकरारदार इसमें दोषी पाया जाता है, और जो भ्रष्टाचार करता है, मर्डर करता है, पुलिस में रह के गुनेगारी जगत से संबंध रखता है, उनसे कुछ होता नहीं, बाकी तकरारदार फांसी पे लटक दिया जाता है। ये मतलब आज के तारीख में जो पुलिस में कंप्लेंट करेगा भ्रष्टाचार के खिलाफ, जो पुलिस में अंडरवर्ल्ड कनेक्शन के बारे में बताएगा, जो पुलिस में यह बताएगा कि रात भर डांस बार चलते हैं और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के आदेशों की धज्जियां उड़ती है मुंबई में, ये तमाम लोगों को पनिशमेंट होती है, तकलीफ दी जाती है। और जो ये करवाते हैं, वो जो करवाते हैं, वो मलाई खाते हैं, दोनों दोनों हाथ उनके घी में है। आप मुझे बताइए, आपको प्रताड़ना की तौर पे क्या हुआ? मैंने कभी कहीं ऐसा सुना भी था कि आपको मारा भी गया, आप पे हमला भी हुआ। मुझे 2-3 बार ऐसा वाकया हुआ है। उसके बारे में मैंने सन्माननीय हाईकोर्ट में भी बताया था। दूसरी अच्छा। ये बात, मुझे ज्यादा तकलीफ कब देना चालू किया ये लोग ने, ये मैं बताता हूँ अभी। हाँ बिल्कुल। बैंड्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स के अंदर अमेरिका सेंटर है। बिल्कुल है, अमेरिकन सेंटर। यस सर। वहां का वाकया ऐसा था कि वहां फिलहाल मैंने जब ये सब बढ़ाया मैटर, वहां कैसा भ्रष्टाचार होता है ये मैंने बढ़ाया था। वहां की जो सीनियर थे कल्पना गाड़ीकर मैडम, श्रीमती, उनका नेक्सस कैसा था, उधर क्या था सर, आप अगर पासपोर्ट इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो वहां आपका स्लैक रखने के लिए जगह नहीं था, मोबाइल रखने के लिए जगह नहीं थी। ओके। तो वहां कुछ रिक्शा चालक जो बीकेसी पुलिस स्टेशन के सीनियर पे है, कल्पना गाड़ीकर मैडम, वहां के अनिल कुंभारे डीसीपी, एक्स डीसीपी और एसीपी, और पुलिस स्टेशन से निगड़ित थे साहब, एक स्लैक रखने के लिए और एक मोबाइल रखने के लिए 2 घंटे का 25,000 रुपए। मैंने रिकॉर्डिंग किया है मेरा खुद का। बाप। और ये आप सोचो सर, अगर वो रिक्शा में बाकायदा मेरी स्लैक रखने के बाद उन्होंने कुछ पूछा नहीं मेरे को, कुछ। सही बात है, वो आप बम हो सकता था, वो आप कुछ भी हो सकता है। तो मैंने ये लेटर भेजा था, हर जगह भेजा था, हर जगह, मगर कार्रवाई मेरे ऊपर की गई। अगर वहां बाउंसफोर्ड हो जाता था तो बिल्कुल मैं समझ गया। और सर वहां मेरे पुलिस वाले मर जाते थे, मेरा आम आदमी मर जाता था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पहले मर जाते थे मेरे डिपार्टमेंट के, और कौन मर जाते थे? पुलिस कांस्टेबल, पुलिस हवलदार, एएसआई, ज्यादा पीएसआई। पहले मरने वाले, शहीद होने वाले मेरे पुलिस दल के थे ना। मैं दर्शकों को थोड़ा सा क्लियर कर दूं
ये बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में एक अमेरिकन सेंटर है जहां पासपोर्ट बनाने के लिए भी व्यवस्था है। जब लोग जाते हैं पासपोर्ट बनाने के लिए तो सामान कहाँ रखे, क्योंकि ये सामान लेके आप अंदर नहीं जा सकते, तो सामान बाहर रखने की जगह नहीं है। तो कुछ ऑटो वालों को पुलिस स्टेशन ने वहां रखा है और वो ऑटो वाले आपका सामान अपने ऑटो में रखने के लिए, चाहे मोबाइल हो, चाहे आपके पास कोई बैग हो, जो बैग पीठ पे लेके जाते हैं, जो सैक है आपका, वो रखने के लिए 20-20, 25-25 हजार रुपए चार्ज करते हैं। और वो जो रखते हैं उसको कोई चेक नहीं करता। ऐसे सुनील जी कह रहे थे, सुनील जी का ये कहना था यहाँ बॉम्ब भी हो सकता था, कभी विस्फोट भी हो सकता था। विस्फोट में जाएगा कौन? या तो वो ऑटो वाला जाएगा या वहां गश्त करने वाले आम पुलिस वाले जाएंगे, जो सिपाही से लेके हवलदार तक, एपीआई से लेके ज्यादातर सभी इंस्पेक्टर तक हो सकते हैं। उसके बाद आम आदमी मरेगा। ये जो मलाई खाते हैं, क्योंकि वो ऑटो वाले पूरे पैसे घर से लेके नहीं जाते होंगे, उनको क्या मिलता होगा? उनको मिलता होगा 1 या 2% कमीशन, बाकी पैसा थाने को जाता था। ये कंप्लेंट जब सुनील जी ने की तब सुनील जी का मीटर डाउन हुआ, तब सुनील जी के ऊपर प्रताड़ना शुरू हुई। आगे सुनील। उसके बाद सब मुझे अभी ये कहना है, मैंने 2017 में जब वाहतूक का पूरा भ्रष्टाचार बाहर निकाला था, हाँ, तो वहां के आला अधिकारी हटा दिए गए। कोई औरंगाबाद गया, कोई नासिक गया, कोई डीजी ऑफिस गया, मगर 2-2 महीने के अंतराल में वापस वो लोग बॉम्बे में आ गए। कुछ नाम बता सकते हैं आप? कुछ नाम बता सकते हैं कि जो अधिकारी औरंगाबाद गया और फिर वापस आया? ऐसा मिलिंद भाराबे साहब, जॉइंट सीपी क्राइम अभी के, हाँ, वो है। प्रताप दिगावकर नासिक में बैठे हैं। देखिए, मैं दर्शकों को फिर एक बार बताना चाहूंगा, ये वो लोग हैं जो अभी मुंबई में राज कर रहे हैं। इन लोगों के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप भी लगे, इसलिए इनका ट्रांसफर भी हुआ है। ट्रांसफर कहाँ हुआ? यहाँ से नासिक हुआ, औरंगाबाद हुआ। और वो ट्रांसफर इसलिए हुआ कि मीडिया का प्रेशर है, कोर्ट का प्रेशर है, चीजें बाहर आती मार्केट में। जैसे ट्रांसफर होता है 2 महीने के बाद चुपचाप वो वापस आ जाते हैं अपने पोस्टिंग पे। इसका मतलब वो 2 महीने के हॉलीडेज पे जाते। मुंबई पुलिस में करप्शन करने पे आप हॉलीडेज में भेजे जाते और हॉलीडेज के बाद फिर आप उसी जगह लाते हो। तो वजह साहब का रीइंस्टेट होना 18 साल बाद कोई बड़ी बात नहीं। ये जो बीजेपी वाले आज चिल्ला रहे हैं, फडणवीस साहब जो आज बिल्कुल विधवा विलाप कर रहे हैं, मैं बहुत इज्जत करता हूं, लेकिन वो जरूरत से ज्यादा विलाप कर रहे हैं। मैं उस दिन से पहले दिन से कहता हूं, ये कोई सरकार के खिलाफ नहीं, ये मुंबई पुलिस का कैसा कलेक्शन एजेंट करके आपने उपयोग में लाया। और मुंबई पुलिस के जो भ्रष्ट अधिकारी हैं उनको ये सूट होता है, क्योंकि 4 आपको देंगे तो 2 अपने पॉकेट में भी रखेंगे। और वो 2 इतने बड़े होते हैं कि आप 4-4 लग्जरी के मालिक, गाड़ी के लग्जरी गाड़ी के मालिक होते हो, आप फार्म हाउसेस खरीदते हो। अब जो करोड़ों में आपके पैसा है, किसी का कोई रिलेटिव डबल बिग बुल में पैसा लगाता है, तो कोई कहां पैसा लगाता है, तो कोई बिल्डर कॉम्प्लेक्स या सही जगह, कई बार 10 बार में अधिकारियों का पैसा लगा है। क्योंकि मैं मुंबई में जाता हूं, मैंने पहले भी लाउड इंडिया पे कहा है, एक पत्रकार हूं, मेरा बार वालों से भी संबंध है, मेरा डायमंड वालों से भी संबंध है, मैं हवाला वालों को भी जानता हूं, मैं अंगाड़िया को भी जानता हूं, मैं उन तमाम अंडरवर्ल्ड के छोटे मोटे गुंडों को भी जानता हूं जो खुद बताते हैं कि सबसे बड़ा भाई तो मुंबई में पुलिस है। और वो करते क्या है, आज समझ में आ गया कि डर क्यों नहीं है। क्योंकि जब सैया भय कोतवाल तो डर काहे का। जब गृह मंत्री तक पैसा जाता है ऊपर से नीचे तक, और वो गृह मंत्री भी पैसा अकेला नहीं खाता, मैं सुनील देशमुख को भी दोष नहीं देता, सुनील देशमुख भी 100 करोड़ अकेले नहीं लेते होंगे, ये अपने पार्टी के एनसीपी के फंड में भी जाता होगा। तो ये जो चुनाव का फंड है, जो वोट के टाइम पे जो पैसे बटते, जो बड़े बड़े विज्ञापन छपते, जो इनकी रैलीज होती, जो इनके टूर होते हैं, ये वो करप्शन का पैसा है, वो ये भ्रष्टाचार का पैसा है जो उजागर होता है। और हम जनता को लगता है कि ये बड़ा पैसा है, कितना खर्चा कर रहे हो। हम तो पोस्टर्स देखते हैं, पोस्टर देख के खुश होते हैं, हम ये नहीं देखते कि वो पोस्टर बनाने में जो लाखों रुपए लग रहे हैं वो आए कहां। हम चौपर से उतरते हुए नेता को देख के ताली बजाते हैं, हम ये नहीं पूछते कि चौपर का खर्चा आया कहां से। हमारे नेताओं में ऐसे क्या गुण है कि हमारा एमएलए रातों रात करोड़पति बनता है, कारपोरेटर करोड़पति बनता है। मैंने तो कई बार ये भी कहा कि हमारे एमएलए और कारपोरेटर को एक यूनिवर्सिटी निकालनी चाहिए और इस देश के तमाम युवाओं को एजुकेशन देना चाहिए। क्योंकि जो धीरूभाई अंबानी की कंपनी रिलायंस या अडानी की कंपनी का भी ग्रोथ इतने परसेंट का नहीं होगा, उतने परसेंट का ग्रोथ हमारे नेताओं का है। वो कैसा है, ये आज सुनील जी के बात करने के बाद अकेला बॉम्बे का मैं बता रहा हूं, बाकी देश के शहरों की बात नहीं करता। तो सुनील जी, आपको पहली बार फिजिकल टॉर्चर कहां हुआ? आपके शारीरिक आपको यातनाएं पहली बार कब दी गई?
गोरेगांव में सब मैं जब मुझे चक्कर आया था, मैं गिर गया था उस टाइम वातु में था। तो उस टाइम से जो चालू हुआ तो वो आज तक है। मैं ब्लड रिपोर्ट भी सबमिट करता हूं ना, तो भी ऐसा लगता है उनको कि यार ये झूठ है कुछ। तो 470 570 में झूठ बोल रहा हूं। तो आपको ऐसा मारा मैं है किसी ने? आप कभी किसी ने आप पे हाथ उठाया? 2-3 लाफे मारे थे मुझे गोरेगांव में, हमारे डीसीपी किसने ने। मारा? किसने मारे? अभी क्या, जिसने मारा था वो ऊपर है। नाम ले कुंभार, सकते हो आपको? पीआई भरत कुंभार, सीनियर पीआई, अच्छा, हार्ट अटैक से गए तो उन्होंने उधर क्यों है। मारा था? उन्होंने क्यों लापे लापे मारे थे? उन्होंने बॉटल मांगा था मेरे पास से ब्लेंडर स्प्राइट का। हाँ, मैंने भेज आपने दिया था नहीं दिया? उसको। नहीं दिया था मैंने। हाँ, अच्छा, आपने मैंने दिया? पेन कैमरा लगाया था उसका। ओहो, उनको पता पड़ गया? सामने वाले ने बताया कि रिकॉर्डिंग कर रहे अच्छा, थे। ओहो। तो तो एक बॉटल के लिए वर्दी बेचने वाले महाराष्ट्र पुलिस दल के अंदर है। 10 रुपए लेने वाला, केले के ठेले वाले के पास से 10 रुपए लेने वाला भी मैंने देखा है। ये आपके पास रिकॉर्डिंग है? हाँ, वो तो मैंने तो सब सर्वोच्च उच्च न्यायालय में दायर किया था ना सर। जब आप उच्च न्यायालय गए तो उस उच्च न्यायालय ने क्या निर्णय दिया आपके पिटीशन पे? पहला तो हमने क्रिमिनल रिट पिटीशन दायर की थी। उसके बाद हियरिंग 2-3 हियरिंग के बाद संबंधित उच्च न्यायालय ने मैंने जो भी कुछ दिया था, सीडीज, ऑडियोज, वो सब उन्होंने इंक्वायरी के लिए लाश लुचपत प्रतिबंधक विभाग, डीआईजी मुंबई, इनको ओके। इनको इनको करने के लिए दिया था कि ये सच एंटी बात। एंटी एंटी करप्शन डिपार्टमेंट मुंबई। हाँ, एंटी करप्शन। वहां मुझे इतना तकलीफ दिया साहब। सुबह 9 बजे से रात को 9 बजे तक छुपे कैमरे से मेरा रिकॉर्डिंग करते थे। अच्छा। हासिल तो कुछ हुआ नहीं। हाँ। हाई कोर्ट में, संबंधी ने हाई कोर्ट में एंटी करप्शन के डीजी ने यह लिख के भेजा कि सुनील टोके ने ये सब फैब्रिकेटेड बनाया हुआ है, जो कि मैंने खुद निकाला वीडियो से। और जब तो उसके ये बाद बात, हाँ, जब संबंधी उच्च न्यायालय ने, जब हमने बोला कि ठीक है सर, ये अगर गलत है, हमने गलत किया है, हमारे वकील साहब मिस्टर प्रदीप अहमद सर और एसोसिएशन, उन्होंने जब संबंधित उच्च न्यायालय को रिक्वेस्ट की, ठीक है साहब, ये अगर झूठ है तो ये हम इसकी इंक्वायरी सीबीआई मार्फत करना चाहते हो। तो उसके बाद बॉम्बे सीपी साहब ने सर क्या किया, आई डोंट नो। फिर वो मेरी जनहित याचिका में कन्वर्ट हो गई। अच्छा, और जनहित में उसके कन्वर्ट बाद हो गई। हाँ, उसके बाद जो संबंधित उच्च न्यायालय ने इनके कान में जो जो कुछ डाला है, वो आज भी वो लोग वही कर रहे हैं कि संबंधित उच्च न्यायालय ने जो बोला है, निर्देश दिए हैं, आदेश दिए, उसका पालन आज भी मुंबई पुलिस विभाग के अभी के सह पुलिस आयुक्त यशस्वी यादव साहब, एडिशनल सीपी मिस्टर प्रवीण पटवाल और वहां के जितने भी डीसीपी है, एसीपी है, सीनियर पे है, ये आज भी कर नहीं रहे। सचिन वाजे जैसा ट्रैफिक में एक अभी चालू है काम दहिसर वाहतूक विभाग में। ये भी मैंने बताया। सुबह एक कार निकलती है, वो येलो प्लेट में जाती है, सुबह दिन भर घूमती है येलो प्लेट में। रात के अंधेरे में वो गाड़ी व्हाइट नंबर प्लेट होती है, पुलिस का बोर्ड लगा के। अरे वाह, क्या नेक्स्ट, ये पुरावे के साथ बोल रहा हूं मैं, आरजी के साथ, आरटीआई के साथ सब मालूमात देने के बाद बोल रहा हूं। अच्छा, मुझे एक बात बताइए कि सर्वोच्च न्यायालय ने डिसीजन क्या दिया, निर्णय क्या दिया था? उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया था कि अगर हम ये जो जनहित याचिका है, ये अगर निकाल कर दे रहे हैं, इसके आगे वाहतूक विभाग में, मुंबई पुलिस में, महाराष्ट्र पुलिस में याचिकाकर्ता को ऐसा दोबारा भ्रष्टाचार का वाकिया जो भी कुछ है पुरावे के साथ अगर मिलता है तो वापस हमारे पास याचिका कर सकते हैं। और मेरी अभी आपके माध्यम से भी एक मिनट, मैं सर्वोच्च न्यायालय, मैं दर्शकों को बता दूं, सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय ये था कि सर उच्च न्यायालय
और उच्च न्यायालय का हाँ हाईकोर्ट का निर्णय ये था कि सुनील जी ने जो डॉक्यूमेंट दिए हैं, सुनील जी ने जो जनहित याचिका दी है, वो हम एक्सेप्ट कर रहे हैं और हम ये आदेश देते हैं कि इसके बाद ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में यदि ऐसा कोई भी भ्रष्टाचार कोई लाता है तो हम उसको एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि सुनील जी ने जो दिया है वो सही है, उसको सही माना है कोर्ट ने। जिस डीजी ने इसको फैब्रिकेटेड बताया था, उसी के मुंह पे तमाचा मारते हुए हाई कोर्ट ने कहा कि इनके दिए हुए प्रूफ, इनके दिए हुए सारी चीजें बिल्कुल ओरिजिनल है, जीनियन है, इसलिए आदेश दिया जाता है। लेकिन फिर उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय का आदेश मानता कोर्ट है। जब प्रधानमंत्री कार्यालय के किए हुए आदेश को कचरे के डब्बे में डाला जाता है तो न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय की कोई औकात इन लोगों के पास नहीं है, क्योंकि इनका एक ही ईमान धर्म है, वो है भ्रष्टाचार, वो है पैसा। ऊपर देने के लिए इकट्ठा करो और खुद उससे ज्यादा अपने पास रखो। किसी ने मुझे कहा था महाराष्ट्र पुलिस में एक आदमी तिगना पैसा, उसको टारगेट जो दिया जाता है उससे तिगना कमाना पड़ता है। एक तो जो टारगेट सपोज किसी को 5 लाख का दिया तो उसको 5 लाख देने के लिए देने पड़ते हैं, अगले 5 लाख उसको 5 लाख से ज्यादा इसलिए कमाना पड़ता है ताकि अगली पोस्टिंग के लिए अभी से व्यवस्था करूं, और फिर खुद के लिए भी उसको कमाना होता है तो फिर 5-7 लाख वो करता है। तो जिसको 5 लाख का टारगेट दिया जाता है वो 18 लाख तक का हिसाब करता है। तो 5 लाख का टारगेट, 18 लाख की वसूली फिल्टर होते होते 5 जाती है। उस 5 में से नीचे से ऊपर तक जाते जाते पार्टी आला कमान तक ये पैसा जाता है। ये नंगा सच, ये बेहुदा सच आज आपके सामने लाने के लिए हम मजबूर हुए। क्यों मजबूर हुए? क्योंकि एक हमें हीरो मिला, एक हमें भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने वाला मिला, एक हमको ऐसा मिला जो गांधी के विचारों में विश्वास रखता है, ना कि नोट के गांधी पे। जैसा मैंने कहा, आज वजह साहब को हम सुनील सॉरी वजह बोल के मैं आपका अपमान नहीं करना चाहता। सुनील जी मैं आपको ये और आश्वस्त करता हूं कि लाउड इंडिया टीवी हमेशा आपके साथ रहेगा। लेकिन मुझे एक बात बताइए आप कि ये तो आपके ट्रांसपोर्ट का पैसा ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का हो गया, हवाला ट्रेड, ड्रग, फ्लैश ट्रेड यानी लड़कियों का जो व्यापार होता है वो हो गया, उसके बाद बार हो गए, डांस बार हो गए, झोपड़पट्टी हो गई, जमीन हो गए, ट्रांसपोर्ट हो गया, ये बाकी जो पटरी वाले हो गए। ये टोटल मिला के कुछ आइडिया है आपको कितने पैसे का बड़ा खेल होगा? मैं वही बोला ना, 2-4 हजार करोड़ का भी रह सकता है। मैं तो बोल रहा हूँ सर, हर जगह पैसा बांटना पड़ता है आज की तारीख में। ये 2000 से लेके सर ट्रेनिंग में आदमी जब जाता है, ट्रेनिंग सेंटर से ही सिखाया जाता है पैसा कैसा देना है, पैसा कैसा लेना है। क्या बात बोलो आप, ये ट्रेनिंग सेंटर में। हाँ, आप किसी भी सुनील टोके एक जो छोड़ दो, आम आदमी है ऐसा समझो, आप किसी को भी आप खाली बोलना नहीं, मैं पत्रकार हूं करके आप ये पूछो, ट्रेनिंग सेंटर में भी महीने दिया है पैसा उस टाइम 85 में जब भर्ती हो। हाँ, संडे को छुट्टी चाहिए पैसा दो, गांव जाना है पैसा दो, हर महीने का अलग हिसाब दिया है। मैं वही तो बोला, उस टाइम प्लेटफॉर्म नहीं था। अगर पुलिस डिपार्टमेंट की नींव अगर भ्रष्टाचार से चालू होती है तो ये होने वाला है। और आपने एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा था, शायद मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं ले रहा हूं। आपने पूछा था कि मेरे को जब आप आरजी करते हो तो पुलिस आयुक्त साहब आपको बुलाते क्या? हाँ। आज के तारीख में बॉम्बे पुलिस आयुक्तालय में किसी भी पुलिस कांस्टेबल को कौन सा भी बड़ा अधिकारी, एडिशनल सीपी, जॉइंट सीपी, डीसीपी मिलने नहीं देते हैं। नीचे फोन वाला बोलता, सुन, नीचे जब अपन जाते हैं, हाँ कौन, मैं बोलता हूँ हाँ सीपी साहब है क्या, तो वो हमारे पुलिस कांस्टेबल को कहते हैं कि सीपी साहब कैबिन में नहीं, बल्कि सीपी साहब की गाड़ी नीचे है, सीपी साहब कैबिन में। और ये बाद में जब मैं पूछता हूँ, जब चर्चा करता हूँ तो बोलते हैं टोके साहब, आप टोके साहब हो, हम नहीं है, हमको ऊपर से ऑर्डर। तो कैसा मिले सर, हम कैसा मिले? और साथ को भ्रष्टाचार
का जरिया या तो भ्रष्टाचार की ये जो सब ये है श्रृंखला, ये कैसे बताए? आरजी से वो मानते नहीं, ईमेल करने से मानते नहीं, राइटिंग में स्पीड पोस्ट से किया वो मानते नहीं, व्हाट्सएप देखने का नहीं। फिर हर बार सुनील टोके ने बम्बई पुलिस या महाराष्ट्र पुलिस का जो भ्रष्टाचार हो रहा है, जो बम्बई पुलिस महाराष्ट्र पुलिस के दल में जो गुनेगारी पनप रही है, उसके बारे में हर बार सम्माननीय उच्च न्यायालय या तो सम्माननीय सुप्रीम कोर्ट में ही जाना चाहिए क्या, उतना मेरा पगार है क्या, उतनी मेरी हैसियत है क्या, मेरा बीमारी का घर, मेरे बाल बच्चे सब संभाल के मैं जनहित हर बार जाऊं क्या? यही प्रश्न मैंने मराठी चैनल पे सम्माननीय माजी मुख्यमंत्री फडणवीस साहब को पूछा था, क्यों नहीं उन्होंने जवाब दिया? एक मेरा सवाल है, जो मुंबई में पुलिस में लोग नौकरी करते हैं, उनके कितनी जगह वो बाहर जाते ही नहीं मुंबई की, ऐसे कितने लोग हैं जिनके सालों से ट्रांसफर नहीं हुई? सर मेरे पास पूरा काला चिट्ठा है आरटीआई में, आप जब बोले तब मैं वही बोल रहा हूँ। आईपीएस अंदाज से कोई आंकड़ा, अंदाज से कितने लोग होंगे अभी बॉम्बे के अंदर जितने भी है आईपीएस अधिकारी? हाँ, उनका मैं बताता हूँ। यहाँ से टर्न पूरा होने के बाद जाते हैं थाना से होने के बाद जाता है नवी मुंबई होने के बाद वापस डीजी से वापस ज्यादा एक मंत्रालय की पोस्ट रहती है और वहां से वापस बॉम्बे, यही सर्कल में घूम रहे हैं। दूसरी बात सर, आप जो भ्रष्टाचार के बोल रहे हैं, मैंने अमिताभ जी गुप्ता है पुणे के सीपी, उन्होंने वाधवान का जो जो चिट्ठी दी थी, पास दिया था, हाँ, उनके बारे में मैंने जो अभी मुख्यमंत्री जो माजी मुख्यमंत्री जो चिल्ला रहे भ्रष्टाचार, तो उनको ईमेल भेजे थे, राइटिंग में भेजा था, सब किया, उन्होंने कुछ किया नहीं। तो उस टाइम भी अमिताभ गुप्ता का सब भेजा था मैंने, क्योंकि गृह विभाग के वो सचिव थे। उनके बाद अभी शिवसेना राष्ट्रवादी कांग्रेस और कांग्रेस की सत्ता है। ये जो पास इश्यू हुआ उस टाइम भी मैंने आला अधिकारियों को सब बताया था, इन्होंने कुछ किया नहीं। उनका पोस्टिंग अच्छी जगह किया, पुणे में जाओ साहब आप, पुणे में क्या हाल है अभी? पुणे में हर दिन एक पुलिस वाला पकड़ा जाता है। दूसरी बात, आज ही मैंने एबीपी में कुछ एक क्लिप चलाई, कोई पीआई धुमाल करके, उनके बारे में मैंने सुना। दूसरी ये बात कि अमिताभ गुप्ता के खिलाफ बाद में मुझे सम्माननीय उच्च न्यायालय जाना पड़ा। आप सोचो सर, बार अभी मेरा चार याचिका पेंडिंग है, कितनी बार मैं हाईकोर्ट जाऊं? सही बात है। एक सवाल पूछता हूँ, ये मंत्रियों के घर और ये अधिकारियों के घर कितने लोग मुंबई पुलिस के काम करते? सर हाउस ऑर्डरली बोले तो अभी उनको एक्चुअली हाउस ऑर्डरली कंपनी है हमारे यहाँ। एक आईपीएस समझो हमारे सीपी साहब है, उनके घर पे 3 कांस्टेबल रहते। अच्छा, उनका काम क्या रहता है? कुत्ता घुमाना, सब्जी लाना, मैडम कार रहती है, उनको कुछ मार्केट वगैरह, बाल बच्चे को स्कूल लेके जाना। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैंने तो निकाला है। सम्माननीय प्रवीण दीक्षित साहब जी थे, उन्होंने एबीपी न्यूज पे भी ये बात यानी लाइव मुलाकात में बताया था, और आज भी वही है। कम से कम मुंबई के अंदर 1200 लोग आईपीएस अधिकारी, आईएएस अधिकारी और मंत्रालय के टेलीफोन ऑपरेटर 1200-1300 लोग ये हो गए, उधर काम करते हैं। दूसरी बात सर, एक अभी विश्वास जी नागले पाटिल, उनके बारे में बताना चाहता हूँ। वो जो जानता राजा शरद पवार साहब के पास हर दिन जाते हैं, आई डोंट नो मुझे क्या लिए जाते। ये देखो, ये जो चिट्ठी है, ये चिट्ठी है, मैं पढ़ता हूँ। बृहन्मुंबई महानगर पालिका, कोरोना मुक्त मुंबई, ये मराठी में है। बोले मराठी में। रुपये 200 ज्यांच्याकडून घेतली त्यांचं नाव डिस्क्लोज करत नाही, ही चिठ्ठी मला स्पीड पोस्टनी मिळालेली आहे। त्या तारीख आहे त्याच्यावर, त्यांना चार्ज मारलेला 5/3/2021।
नंबर आहे 908317, हा त्या याचा नंबर आहे. चेहऱ्यावर मास्क न घातल्याबद्दल दंड वसुलीची पावती. आता हा चार्ज कोणी मारला हाही बघा. WPSI भगिनी आहेत आमच्या कोणतरी, श्रीमती कदम मॅडम, एलटीमार पोलीस स्टेशन, दिनांक 5/3/2021, टायमिंग आहे 17:55, वायरलेस गाडी नंबर आहे, मोबाईल क्रमांक 1. आणि माझ्या माहितीप्रमाणे अशा प्रत्येक पोलीस स्टेशनला 200 ते 100 ते 150-200 कारवाई करायचा आदेश आहे नागरे पाटील साहेबांचा. सर, ही पावती आमच्या गाडीवर वायरलेसवर जादा एक ड्रायव्हर, एखादी महिला भगिनी, एखादे अधिकारी आणि एखादा कॉन्स्टेबल, दिवसभर त्यांनी 100 माणसांवर चार्ज मारायचं ठरवलं तर मग ट्रॅफिकची समस्या, कायदा व सुव्यवस्थेची समस्या, मारामारी, अपघात, जी पोलिसांची मुख्य कर्तव्य आहेत त्याकडे लक्ष आम्ही कधी द्यायचं, मला हे सांगा. सुनील जी एक मिनट, सुनील जी एक पत्र दिखा रहे हैं, जो पत्र ये कहता है नागरे साहब का, कि वो कहते हैं कि कोरोना का काल चल रहा है, कोरोना का प्रकोप चल रहा है, और जो मास्क बिना मास्क के रहेंगे उनका चालान काटना, उनकी एक रिसीट देनी है. उन्होंने रिसीट बताई, रिसीट 200 रुपए, और उन्होंने कहा कि एक लेटर में बताया गया है कि हर आदमी को 200 चालान काटने हैं. यही ना? हर थाने को या हर आदमी को 200 चालान काटने हैं. अब आप एक बताइए, एक पीसीआर वैन में एक ड्राइवर होता है, एक सब इंस्पेक्टर होता है, एक महिला पुलिस होती है, 2-3 लोग होंगे. अब ये 3 लोगों को यदि टारगेट 600 लोगों का चालान काटने का है तो वो चालान काटते रहेंगे, या जो काम उनका है लॉ एंड ऑर्डर देखना, ट्रैफिक देखना, चोरियां देखना, कोई झगड़े हो गए तो वहां पहुंचना, ये करने का है. और उसके बाद जो पैसा है वो पैसा कहाँ जाता है? BMC. पैसा बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को जाता है. पुलिस डिपार्टमेंट पैसा इकट्ठा करता है, BMC को पैसा जाता है, और जो पुलिसिंग का काम है वो आपको नहीं करना है, क्योंकि बॉम्बे में वैसे भी पुलिसिंग का काम होता नहीं, क्योंकि बॉम्बे का पुलिस बॉम्बे का सबसे बड़ा डॉन है. बॉम्बे का पुलिस बॉम्बे का सबसे बड़ा भाई है. बॉम्बे का पुलिस वो इंसान है जिसको कमीशन दिए बगैर बॉम्बे में आप सही या गलत काम कर ही नहीं सकते. तो बॉलीवुड हो, ड्रग हो, बार हो, डांस बार हो, लड़कियों की असमत बिकती हो, झोपड़पट्टियां उठती हो, दिन दहाड़े मर्डर होते हो, या एक्सटॉर्शन मनी देते हो लोग, प्रोटेक्शन मनी देते हो, फुटपाथ पे सोने का पैसा हो, ये सारा पैसा इकट्ठा करने वाले जो गैंग लॉर्ड है, उन सबका सुपर बॉस मुंबई पुलिस. ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये सुनील जी के बातचीत से आपने देखा होगा क्या कर रही है हमारी सरकार. हमारे टैक्स पेयर के पैसे से यदि हमारे आईपीएस अधिकारी के यहाँ के कुत्ते घुमाए जाते हैं तो लानत है हमारे टैक्स देने पे. आज प्रधानमंत्री कहते हैं टैक्स दीजिए, देश के विकास में हाथ डालिए. आज सवाल है कि क्या देश का विकास, क्या टैक्स पेयर का पैसा अधिकारियों के कुत्ते घुमाने के लिए है, या किसी मंत्री के घर सब्जी काटने के लिए? इससे ज्यादा दुविधा, इसका दुर्भाग्य नहीं हो सकता. सुनील जी, मैं आज एक लाउड इंडिया से आपको वादा करता हूं, अशोक वानखड़े और हमारा लाउड इंडिया टीम आपके हर पिटीशन के साथ खड़ा रहेगा. हम प्रयास करेंगे, आप प्रयास करेंगे कि ये जो 100 करोड़ का वसूली का बात आज आई है, और जो आज पूरे देश में चर्चा हो रही है मुंबई पुलिस में 100 करोड़. मैं जब चैनल पे बैठता हूं तो जो बाहर के लोग हैं जिन्होंने मुंबई देखा नहीं, वो कहते हैं कि 100 करोड़ इज टू बिग फिगर, ये 100 करोड़ कैसे हो सकते हैं? तो मैं हंसता हूं. आज पता पड़ा वो 100 करोड़ नहीं है, वो 4000 करोड़ भी हो सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको जगह बताई, मैंने आपको बताया कहां से आ सकता है. मैंने आपको बताया जो डांस बार सुबह 4 बजे तक खुला रहता होगा और एक आदमी 2-2 लाख रुपए लुटाता होगा, तो फिर उस डांस बार की कमाई यदि रोज की 50 लाख की है तो उसको 10 लाख देने में कोई हर्ज नहीं. यदि एक दिन में 10 लाख तो एक डांस बार 1 करोड़ 3 करोड़ रुपए देगा. तो बाकी हिसाब आप लगाते रहिए. 1700 कुछ बार बताए थे. ये तो एक मोटे तौर पे है, ये तो एक टिप ऑफ द आइसबर्ग है. लेकिन हम क्या करते हैं, हम खबरें सुनते हैं, पेपर पढ़ते हैं, आज डिस्कशन सुन रहे होंगे, 2-4 कमेंट दे देंगे, बहुत बढ़िया किया आपने. कोई कहेगा वानखड़े जी ने बहुत अच्छा किया, कोई कहेगा सुनील जी के साथ देश में खड़ा होना चाहिए. बात करके हम खत्म हो सकते हैं, लेकिन हमको आगे आना होगा, हमको आगे आना होगा. सुनील जी जैसे लोगों के पीछे खड़ा रहना होगा. सुनील जी अभी भी फोर्स में है. देखिए, फोर्स में रहते हुए नाम लेके बात करने की औकात उसी आदमी की होती है जिसका क्लीन स्लेट होता है. महात्मा गांधी एक हाथ में डंडी लेके और 2 शरीर पे कपड़े, अदनंगा वो फकीर
अंग्रेजों से लड़ लिया। जिस अंग्रेज के पूरे साम्राज्य पे सूर्य का अस्त नहीं होता था, उस अंग्रेजों का अस्त इस भारत भूमि पे किया, क्योंकि सच्चाई के साथ उनके पीछे कोई रेला नहीं था, भ्रष्टाचार का कोई उनके ऊपर एक दाग भी नहीं था। आज सुनील जी को अधिकार है कि वो जहां बैठते हैं वहां महात्मा गांधी का फोटो लगा सकते। बाकी लोगों ने महात्मा गांधी का फोटो उतारना चाहिए। इससे ज्यादा अपमान क्या हो सकता है कि महात्मा गांधी के फोटो के सामने बैठ के आप पूरा बॉम्बे बेच रहे हो, आप लड़कियों की इज्जत बेच रहे हो, आप मौत बेच रहे हो। क्योंकि 1986 में पहली कंप्लेंट यदि सुनील जी ने की होती और उस कंप्लेंट में यदि आज कार्रवाई होती तो 250 जाने बचती। 250 जाने मतलब 250 परिवार मतलब कई बच्चों का भविष्य। ऐसे कितने किस्से मैं आपके सामने लाऊं। आज सुनील जी मिले, ऐसे कई लोग मिले, लेकिन आप सबको गुजारिश है, सुन के भूल मत जाइए, पढ़ के सो मत जाइए, उठिए, सुनील जी जैसे लोगों के लिए इकट्ठा हुई। मैं बीजेपी को बोलता हूं बार बार, जितने आक्रोश देवेंद्र फडणवीस करते हैं उतना आक्रोश करने की भी जरूरत नहीं, सुनील जी के पीछे खड़े होने की जरूरत नहीं। गलतियां सबसे होती है। वो देवेंद्र फडणवीस को मैं विधवा विलाप कहता हूं। देवेंद्र फडणवीस से मेरे बहुत अच्छे संबंध है, पारिवारिक संबंध। मैं उनको भाई मानता, मैं मानता हूं कि उनके पास कुछ गलत चीजें गई हुई, सब कुछ हो गया होगा। अभी भी समय है, अभी भी समय है सुनील जी के पीछे खड़ा रहने का, उनके तमाम जितने भी केसेस है उनके पीछे खड़ा रहने का। हमारे पास कई अच्छे वकील, दिल्ली में तो ये फोरम है कि अच्छे पब्लिक लिटिगेशन के लिए लोग साथ आते हैं। वकीलों को भी मेरा आह्वान है, आपको भी आना होगा। आप इतना बड़ा बार एसोसिएशन चलता है, आप आइए, सुनील जी के केसेस पिकअप करें। क्योंकि एक आदमी अपने तनख्वाह में अपनी किडनी का इलाज करेगा, अपने बच्चों को पढ़ाएगा, अपने घर का राशन देगा, अपने बूढ़े माँ बाप को देखेगा, या फिर रिट पिटीशन का पैसा। ये मेरी अपील है आपसे। ये मैं किसी को नंगा करने के लिए नहीं आया, मैं बीजेपी के खिलाफ बोलने के लिए नहीं आया। क्योंकि जो भ्रष्टाचार हुआ है उसमें कांग्रेस, एनसीपी, बीजेपी, शिवसेना सब हवा में नंगे। लेकिन दोस्तों आइए, सामने आइए, सुनील जी जैसे लोगों के हाथ मजबूत करेंगे तो एक नहीं, इस मुंबई पुलिस में हजारों सुनील खड़े होंगे। लोगों की मजबूरियां हो। सुनील जी ने पूरा जीवन, आदमी का जीवन एक बार मिलता है, सुनील जी ने अपना जीवन खो दिया। सुनील जी ने क्या पाया? रिटायरमेंट तक क्या उनका पोस्टिंग है और लगातार ट्रांसफर। सुनील जी के बच्चों को देखो, कहां बच्चे रहते होंगे, कैसे स्कूल से इस स्कूल से उस स्कूल पे भागते होंगे। उनके पत्नी का देखो, रोज घर बदलना पड़ता होगा। ये सारी प्रताड़ना उन्होंने झेली, उनके परिवार ने झेली, भ्रष्टाचार की। नहीं तो वो भ्रष्टाचार का साथ देते तो आज यहां नहीं होते, आज वो कहीं ताज में डिनर कर रहे होते। क्योंकि जिस ओहदे पे है उसमें तो वो एक आध मर्सिडीज मेंटेन कर सकते, लेकिन उन्होंने नहीं की। उन्होंने मुंबई पुलिस के भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई की। ऐसे लोगों को सामने आइए, इनकी मदद कीजिए। आज मैं इतना ही आपको अपील करता हूं। 9 बज गए, 1 घंटे का टाइम। सुनील जी, आपने बहुत बड़े एहसान किए लाउड इंडिया टीवी पे, आपने एहसान किए सच्चाई जानने वाले लोगों पे, आपने एहसान किए सच्चाई की लड़ाई लड़ने वालों, आपने एहसान किए उस भ्रष्टाचार के खिलाफ जो जंग की बातें सब करते हैं, करता कोई एक सिपाही यहां हो गया। आज मैं आपको सैल्यूट करता हूं, लाउड इंडिया की तरफ से सैल्यूट करता हूं, मेरे दर्शकों की तरफ से सैल्यूट करता हूं और एक आश्वस्त करता हूं, आपकी लड़ाई लड़िए अशोक वानखेड़े, लाउड इंडिया टीवी, और मेरे दर्शक आपके साथ होंगे। आज इतना ही, कल आऊंगा किसी और विषय के साथ। तब तक आप देखते रहिएगा लाउड इंडिया टीवी। जय हिंद सर।